अब आज की कहानी हम लोगों को लेके चलती है मैड्रिड, स्पेन। मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है और पूरी दुनिया की सबसे फेमस सिटीज में से एक है और प्रेजेंट में इस सिटी में लगभग 33 लाख लोग रहते हैं। अब अगर हम लोग आज के अपने केस की बात करें तो उसका नाम है द वेलेकिस केस, जो एस्टेफानिया गुटेरेस लजारो केस के नाम से भी जाना जाता है। स्पेन के सबसे भयंकर पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज में से एक है। ये एक सीमिंगली हार्मलेस ऊजा बोर्ड एक्सपेरिमेंट से शुरू होती है जो कुछ ऐसे ट्रेजिक और इनएक्सप्लिकेबल इवेंट्स की तरफ ले गई जो एक फैमिली को फॉरएवर बदल दिया और पूरे देश को उसके जवाब की तलाश में लगा दिया। अब यहाँ बहुत सारे लोगों को चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी। चलिए इसको मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी से नैरेट करता हूँ। एस्टेफानिया गुटेरेस लजारो एक टिपिकल टीनेजर थी जो वेलेकिस मैड्रिड के एक वर्किंग क्लास नेबरहुड में रहती थी। वो अपने क्लोज नेट फैमिली के साथ एक शांति भरी और नॉर्मल जिंदगी जी रही थी जब तक साल 1990 में उसने और उसके दोस्तों ने एक स्कूल में एक ऊजा बोर्ड एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक दोस्त के मरे हुए बॉयफ्रेंड के रूह से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस सेशन को गुस्से में आकर एक टीचर ने तोड़ दिया। उस स्टूडेंट ग्रुप ने बाद में बताया कि उन्होंने तोड़ा हुआ बोर्ड से निकला काला धुआं और एक अजीब सी चीज जो एस्टेफानिया के मुंह और नाक में चली गई थी और ये बहुत ही ज्यादा भयानक थी। इसके बाद एस्टेफानिया को बहुत ही भयानक सिम्टम्स का सामना करना पड़ा। उसे अनकंट्रोलेबल गुस्सा, इंसोम्निया और सबसे खतरनाक फेसलेस शैडोज की फिगर दिखने लगी और ये उसके लिए दिन ब दिन बढ़ रही थी। एस्टेफानिया ने अपने दोस्तों से बताया कि ये चीज उसे किसी और जगह, किसी और दुनिया में लगातार ले जाने की कोशिश कर रही थी। ये फिगर्स रात को दिखाई देती थी जो उसकी नींद और शांति छीन रही थी। काफी डॉक्टर और हॉस्पिटल की विजिट के बाद भी कोई भी उसके सिम्टम्स का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था और ऐसी कंडीशन आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी। उसकी कंडीशन मेडिकल प्रोफेशनल्स को एक पहेली लग रही थी। इसकी वजह से एस्टेफानिया की फैमिली बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। अब दूसरी तरफ एस्टेफानिया का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा भयंकर और भयानक होता जा रहा था। वो दिन ब दिन वॉयलेंट होती जा रही थी। एक बहुत ही भयंकर इंसिडेंट में उसने अपनी बहन को इतनी जोर से मार दिया कि वो बेहोश हो गई और उस दौरान उसके मुंह से झाग भी निकल रही थी। ये एक बहुत ही भयंकर टर्निंग पॉइंट था इस केस का, जहां स्टेफानिया टॉर्चर के स्टेट में और ज्यादा घिर गई थी। उसके पहले के वाइब्रेंट पर्सनालिटी छुप गई थी और डर और तकलीफ ने उसे घेर लिया था। उसे जो फेसलेस शैडोज फिगर परेशान कर रहे थे वो सिर्फ उस तक सीमित नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे स्टेफानिया के पूरे परिवार को घेर रहे थे। 14 जुलाई साल 1991 को स्टेफानिया का मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में अचानक से डेथ हो गई, जिसने पूरी तरीके से उसके परिवार को तोड़ कर रख दिया। कोई भी नॉर्मल इंसान या मेडिकल प्रोफेशनल उसकी इस मिस्टीरियस डेथ का जवाब नहीं दे पा रहे थे। उसके परिवार का कहना था कि अपने आखिरी पलों में स्टेफानिया को बहुत ही अजीब सी एंटिटीज महसूस हो रही थी, उसे दिख रही थी, जो लगातार उसे परेशान कर रही थी। लेकिन उसके मौत के बाद भी उसका परिवार इन सारी चीजों से लगातार घिरा रहा और ये चीजें मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही थी। चीजें अपने आप हिल रही थी, दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, खुल रहे थे और ये चीजें लगातार दिन ब दिन बढ़ रही थी। पूरा परिवार हर वक्त अपने घर में डरा रहता था। परिवार ने कहा कि वो स्टेफानिया की आवाज सुनते थे जो उनके आगे से उनको बुलाती थी और उन्हें लगता था कि उसकी रूह दो दुनिया के बीच में अटक गई है। अब ये सारे भयंकर इवेंट्स अपने पीक पर पहुंच गए 27 नवंबर साल 1992 को। डर और घबराहट से परेशान गुटेरेस लजारो फैमिली ने पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर जोस पेड्रो नेग्री और उसकी टीम ने फैमिली को घर के बाहर देखा, जो विजिबली बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। एस्टेफानिया की मदर, जिनका नाम था कंसेप्शन गुटेरेस, उन्होंने बताया कि उसने एक अनजाने फोर्स को महसूस किया और जो उस पर दबाव डाल रहा था और कुछ उसके पैर और हाथों को लगातार पकड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। जब ऑफिसर्स ने अपार्टमेंट में एंटर किया तो उन्होंने तुरंत एक अजीब प्रेजेंस को महसूस किया। उन्होंने कहा कि उन्हें स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर की वजह से चक्कर और बेचैनी महसूस हो रही थी। अब क्योंकि पुलिस को अपना काम तो करना था, क्योंकि वो मजबूर थे, इसीलिए जैसे तैसे करके इन इवेंट्स को
एक ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट किया गया। और स्पेन की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पैरानॉर्मल केस को ऑफिशियली डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में कई चिलिंग फिनोमेना का जिक्र किया गया था। क्रूसिफिक्सेस, जिसको हम हिंदुस्तानी लोग जीसस के क्रॉस के नाम से भी जानते हैं, वो उल्टे पाए गए। कैबिनेट अपने आप हिल रहे थे और अपार्टमेंट में अजीब सी आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी। और ये सारी चीजें पुलिस ने बताई थी, यानी पुलिस ने डॉक्यूमेंट की थी। जब पुलिस जैसे जैसे इस केस को यानी इस घर में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तब अचानक से एक कपबोर्ड जमीन पर गिर गया और जैसे तैसे एक पुलिस ऑफिसर उसके गिरने से बचे। और इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था कि आखिर इतना मजबूत और स्टेबल कपबोर्ड कैसे गिरा। चीजें और भी ज्यादा अजीब हो गई जब ऑफिसर्स एस्टेफेनिया के पुराने कमरे में गए। वहां उन्होंने एक क्रॉस देखा जो सिक्योरली वॉल पे लगा हुआ था और अचानक से उनके घुसने के बाद वो निकला हुआ था और उसके नीचे 3 गहरी क्लॉ मार्क्स के निशान थे। बाथरूम का टेम्परेचर पुलिस वालों के घुसने के बाद अचानक से गिरता जा रहा था और जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर्स बहुत ज्यादा डर गए थे। वेलेकिस केस स्पेन के सबसे डिस्टर्बिंग पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज में से एक बन चुका था। पुलिस रिपोर्ट से जो क्रेडिबिलिटी मिली उसने गोट्रेस लिजारो फैमिली पर हो रहे ट्रेजिक और भयानक इवेंट्स की पहेली को और गहरा कर दिया। फैमिली और पुलिस ने काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के इंसिडेंट डॉक्यूमेंट किए। ये इवेंट्स सिर्फ आवाजों या शैडो तक सीमित नहीं थे। इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग बड़ी बड़ी भारी भारी चीजें घर के अंदर अचानक से मूव हो रही थी और अजीब से भयानक फिगर्स लोगों के सामने आ रहे थे। एक सबसे डिस्टर्बिंग इंसिडेंट एक फोटो का था जो स्टेफेनिया की थी, जिसे मिस्टीरियसली जलाया गया। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि वो जला सिर्फ उसके चेहरे पर। अब इन सारी चीजों ने परिवार को तो डरा कर रखा ही था, उसके साथ साथ पुलिस अथॉरिटीज और बाहर के लोग भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे थे। वो लोग डर रहे थे। लोग इस घर के नजदीक तो छोड़िए, इस घर के सामने से भी नहीं गुजरना चाह रहे थे। वेलेकिस केस का एक इंट्रिग्यूइंग एस्पेक्ट इंस्पेक्टर नेग्री की पुलिस रिपोर्ट थी। ये रेयर है कि लॉ एनफोर्समेंट पैरानॉर्मल इवेंट्स को ऑफिशियल तौर पर डॉक्यूमेंट करे, लेकिन रिपोर्ट में क्लियरली उन फेनोमेना का जिक्र था जो लजारो के घर में देखा गया था। रिपोर्ट में क्रॉस का टॉन होना, फर्नीचर का अनएक्सप्लेन तरीके से मूव होना और घर का ऑपरेसिव एटमॉस्फेयर, जैसे कि कभी ठंडा कभी गर्म, ये सारी चीजों का जिक्र था। ये डॉक्यूमेंट एक चिलिंग प्रूफ है कि वो लोग जो इंसानियत के अंधेरों का सामना करने के लिए ट्रेंड होते हैं, उन्हें भी अननोन चीजों का सामना करते वक्त डर लगता है और वो कभी कभी हार भी मानते हैं। और ये केस इस चीज का सबसे बड़ा सबूत है। वेलेकिस केस ने पैरानॉर्मल एंथुसियासिस्ट और स्केप्टिक्स दोनों के बीच कई थ्योरीज और स्पेकुलेशन को जन्म दिया। एक थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि स्टेफेनिया के एक्सपीरियंस एक सीवर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का रिजल्ट है, जो शायद ओजा बोर्ड इंसिडेंट के ट्रॉमा से ट्रिगर्ड होता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि एक अनडायग्नोसिस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे एपिलेप्सी या शिज़ोफ्रेनिया, स्टेफेनिया के सिम्टम्स का कारण हो सकती है, जिसमें हेलुसिनेशन, सीजर्स और बिहेवियरल चेंजेस शामिल थे। अब ये कंडीशंस जो ओजा सेशन की स्ट्रेस और फेयर के साथ मिल गई थी, एक पावरफुल साइकोमेस्टिक रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकती थी। दूसरी तरफ काफी लोग ये मानते थे कि स्टेफेनिया ने सच में कुछ सुपरनैचुरल इनकाउंटर किया था। अब बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का यह भी मानना था कि जब वो लोग यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ओजा बोर्ड सेशन कर रहे थे, तब उन्होंने गलती से दूसरी दुनिया का यानी भूतों की दुनिया का एक पोर्टल ओपन कर दिया, जिसकी वजह से भयानक एंटिटीज स्टेफेनिया की जिंदगी में घुस गई थी। और यही एंटिटीज रीजन थी स्टेफेनिया की डेथ की, और उनके मरने के बाद यही चीजें उनकी फैमिली को लगातार टॉर्चर कर रही थी। और ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जहां लोगों ने ओजा बोर्ड यूज करने के बाद हॉन्टिंग और पोजेशन लाइक सिम्पटम्स को एक्सपीरियंस किया था, जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते थे। एक और इंट्रिग्यूइंग स्पेकुलेशन ये है कि वेलेकिस केस एक फॉर्म ऑफ कलेक्टिव हिस्टेरिया है। अब जिसको हिस्टेरिया के बारे में नहीं पता, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस केस में बहुत सारे लोग यानी ग्रुप ऑफ पीपल अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। मतलब बहुत सारे लोग अगर खुश हैं तो वो लगातार खुश होते जाते हैं, अगर दुखी हैं तो वो लगातार कंटिन्यूसली दुख में होते जाते हैं। अगर वो रो रहे हैं तो सभी लोग ऐसा करेंगे, अगर वो चिल्ला रहे हैं
तो भी सारे लोग ऐसा ही करेंगे। मतलब कोई भी इमोशन हो, सारे लोग एक जैसे ही फॉलो करेंगे। अब ये थ्योरी ये कहती है कि स्टेफेनिया के मौत के बाद फैमिली पर इंटेंस इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेन ने एक शेयर्ड डिल्यूजन क्रिएट की, जिसमें फैमिली के मेंबर्स ने कलेक्टिवली ये माना कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सजेशन का पावर और ह्यूमन माइंड की एबिलिटी टू क्रिएट विविड एक्सपीरियंसेस जो फेयर और एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड हों, इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकती हैं बिना सुपरनैचुरल को इन्वॉल्व किए। अब आसान भाषा में मैं आप लोगों को बता दूं तो ये थ्योरी ये बोलती है कि वहां पे कुछ सुपरनैचुरल था ही नहीं और वो शेयर्ड साइकोसिस यानी पूरे परिवार का यानी लजारा फैमिली का सिर्फ और सिर्फ एक वहम था। इन सब थ्योरीज के बावजूद वेलेकस केस एक ओपन मिस्ट्री बना हुआ है। हर एक्सप्लेनेशन चाहे वो साइंटिफिक हो या सुपरनैचुरल अपने अंदर ऐसे गैप्स छोड़ जाता है जो रिकॉन्साइल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये मिस्ट्री सिर्फ इवेंट्स में नहीं है बल्कि उस ह्यूमन डिजायर में है जो समझाना चाहता है, जो आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वेलेकस केस को दोबारा अटेंशन मिली साल 2017 में रिलीज हुई एक फिल्म जिसका नाम था वेरोनिका। ये एक स्पेनिश हॉरर फिल्म थी और इसको डायरेक्ट किया था पैको प्लाजा ने। ये फिल्म जो एस्टेफेनिया के लाइफ और डेथ के इवेंट्स पर पूरे तरीके से बेस्ड थी, इसने हॉन्टिंग स्टोरी को एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया। अब वेरोनिका फिल्म ने फैक्ट्स के साथ क्रिएटिव लिबर्टीज ली थी, लेकिन इसने रियल लाइफ केस की एरी एटमॉस्फेयर और ड्रेड को एक्यूरेटली कैप्चर किया था ताकि सही तरीके से सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। अब फिल्म की पोर्ट्रायल ऑफ सुपरनैचुरल टेरर ने व्यूअर्स के बीच रेजोनेट किया और वेलेकस केस को पैरानॉर्मल दुनिया में एक अलग जगह दी जिसे सब लोग जानने लगे। पूरी दुनिया इस केस को, इस फिल्म को और स्टेफेनिया की कहानी से वाकिफ हो गई। अब वेलेकस केस एक ब्रॉडर फिनोमेनन का हिस्सा है जो दुनिया भर में पैरानॉर्मल डिस्टर्बेंस के एक सिमिलर रिपोर्ट्स को मिरर करता है। एनफिल पोल्टरगेस्ट जो इंग्लैंड में लेट 1970s में हुआ था, उसमें अनएक्सप्लेन्ड नॉइसेस और जहां पे चीजें अपने आप मूव होती थी, और तो और पोल्टरगेस्ट के केस में और भी बहुत सारी भयानक चीजें हुई। अगर मुझे वक्त मिला तो कभी न कभी मैं इस केस के ऊपर भी एक अच्छी सी हॉन्टेड डॉक्यूमेंट्री जरूर बनाऊंगा। मैं इनफिल पोल्टरगेस्ट के केस में हुए जितनी भी चीजों को उस फैमिली ने फेस किया था, महसूस किया था, आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के सामने रखूंगा। ये केस जो इन्वेस्टिगेटर ने डॉक्यूमेंट किया था और मीडिया में एक्सटेंसिवली कवर किया गया था, और ये केस एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पब्लिक में घोस्ट और पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बीच बहुत सारे सवाल और डिबेट को खड़ा करता है। बिल्कुल इसी तरीके से द एमेट वैली हॉरर जो 1970s में यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, इस केस में भी डेमोनिक पोजीशन, मिस्टीरियस वॉइसेस और वायलेंट अकरेंसेस को क्लेम हुए, जिसको फेस किया था लुट्स फैमिली ने। अब यहाँ पे होता यूं है कि लुट्स फैमिली एक नए घर में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे पहले से एक बहुत ही भयंकर खतरनाक मर्डर हुआ था। ये केस पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहा था, और आज तक लोग इस केस के बारे में बातें करते हैं और इसके ऊपर कई सारी बुक्स, फिल्म्स और डिस्कशन हुए। कभी न कभी मैं इस कहानी के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री जरूर बनाऊंगा। अब ये केसेस इंक्लूडिंग वेलेकस एक यूनिवर्सल एंजाइटी को दिखाते हैं जो हमारे समाज के बीच है, उन फोर्सेस के लिए जो हमारी समझ से परे हो सकती हैं। ये हमारे डीप सीटेड फियर ऑफ द अननोन को रिफ्लेक्ट करते हैं और उन एक्सपीरियंस को समझने की इच्छा को भी दिखाते हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। अब आसान भाषा में बताऊं तो हम लोग उन चीजों को जानने की बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा रखते हैं जो हमारी समझ से थोड़ी परे हैं, शायद बहुत हद तक। कैसे सोसाइटी ने इन स्टोरीज को मीडिया, एंटरटेनमेंट और पर्सनल बिलीफ के जरिए एंगेज करती है, ये हमारे कल्चरल एटीट्यूड्स को फियर और सुपरनैचुरल के बारे में काफी कुछ बताता है। हर केस सिर्फ पैरानॉर्मल फेनोमेना पर ग्लोबल डिस्कोर्स में योगदान नहीं करता, बल्कि ह्यूमन एक्सपीरियंस के बाउंड्रीज और रियलिटी के परसेप्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है। वेलेकस के स्पेन के सबसे कंपेलिंग और डिस्टर्बिंग पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज में से एक बना हुआ है आज तक। अब चाहे लोग इसे माने या ना माने,
ये हमारे रियलिटी और ह्यूमन एक्सपीरियंस के बाउंड्रीज को लगातार चैलेंज करता है। स्टेफानिया गुटरेस लाजारो और उसके परिवार की कहानी एक हॉन्टिंग रिमाइंडर है कि आज भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो साइंस और लॉजिक पूरी तरीके से जवाब नहीं दे पाते। अब अगर अपनी राय दूं तो ये केस में जो भी लाजारो फैमिली के साथ हुआ था वो बिल्कुल सच था। कोई भी चीज इसमें दिखावटी बनावटी नहीं थी। लाजारो फैमिली ने अपनी बच्ची को खोया था और भी बहुत सारी चीजें उस फैमिली ने लगातार फेस करी, शायद आज तक फेस करते हुए आ रहे होंगे। इसी वजह से मेरा यही मानना है। अब चाहे बहुत बड़े बड़े लोग चाहे कुछ भी बोलें, चाहे इस केस पे बिलीव करें या ना करें, मैं इस केस पे पूरी तरीके से बिलीव करता हूं। अब आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों की क्या राय है इस केस के ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे केसेस की रिसर्च में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। मैं बहुत समय से यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज और हॉन्टेड केसेस को आप लोगों के सामने ला रहा हूं। ऐसे केसेस जो कि अनहर्ड हैं, ट्विस्टेड हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लगातार लंबे समय तक ऐसी चीजें आप लोगों के सामने लाता रहूं तो प्लीज मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आप लोगों को कभी भी निराश नहीं करूंगा। और तो और इस ट्रू क्राइम इंडस्ट्री में अपने आइडियाज जो कि मैंने बहुत पहले से बनाए हुए हैं उसमें एक बहुत बड़ा चेंज लाऊंगा। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इन चेंजेस को, इन सारी चीज़ों को लागू करूं अपने वीडियोस में। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और जैसे ही थोड़ी सी स्टेबल इनकम मैं यूट्यूब से बनाने लगूंगा वो चेंजेस आप लोगों को खुद दिख जाएंगे। खैर, अब जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और जो सबसे ज़रूरी है, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज़ करना है। अलविदा।